हाँ दोस्तों, इस कक्षा में हम प्रोक्तिपरक विधि के बारे में देखेंगे। हम जानते हैं भाषा मूलतः वाक्यपरक है। भाषा विचारों के आदान प्रदान के लिए साधन है। इसलिए वाक्य से छोटी इकाई से विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति असंभव है। इसलिए कहते हैं भाषा वाक्य संप्रेषण के लिए एक सार्थक इकाई है। लेकिन संप्रेषण की सबसे छोटी इकाई है वाक्य। देखिए, जब बच्चा दूध कहा तो मां समझ लेती है कि बच्चा क्या कहता है, मां मुझे दूध चाहिए। वास्तव में केवल दूध शब्द से अर्थ की वाक्य रूप में सार्थक संप्रेषण नहीं हो पाता। मां को वाक्य रूप में उसे लेना पड़ता है। इसलिए कहते हैं वाक्यों में संप्रेषण पूर्ण होता है। लेकिन एक बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्यों में भी आशय की पूर्ति नहीं होती। जैसे हमारी पाठ्य पुस्तिका में उदाहरण दिया है कि स्त्री की अवस्था अब कैसी है। एक वाक्य है, स्त्री की अवस्था अब कैसी है, लेकिन उस वाक्य से पूर्ण अर्थ नहीं होता, विचारों का पूर्ण संप्रेषण नहीं होता। हाँ, व्याकरणिक दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। संरचनात्मक दृष्टि से ठीक है, वाक्य इकाई है। लेकिन कभी कभी आशयों की पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्य से नहीं होता। वहां प्रोक्ति की आवश्यकता पड़ती है। प्रोक्ति एक वाक्य से भी हो सकता है, एक से अधिक वाक्यों से भी हो सकता है, लेकिन अक्सर प्रोक्ति एक से अधिक वाक्यों की समझी जाती है। वाक्य से अभिप्राय पूरा नहीं होता, इसलिए वाक्य का पूर्ण अभिव्यक्ति विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए प्रोक्ति की आवश्यकता पड़ती है। प्रोक्ति वाक्य की माफ कीजिए, प्रोक्ति भाषा की सार्थक पूर्ण इकाई है। इससे स्पष्ट है कि प्रोक्ति में एक पूरा आशय होता है, अभिप्राय पूर्ण रूप से व्यक्त होता है। यदि इस आशय के द्वारा छात्र को भाषा सिखा दें तो उसके लिए उत्तम साधन प्रोक्ति ही है। भाषा सीखने का तात्पर्य है छात्र को प्रोक्ति की क्षमता मिलनी चाहिए। अनेक प्रोक्तियों के बारे में हमने देखा है। प्रोक्तियों जैसे प्रोक्ति वास्तव में दो प्रकार के हैं, साहित्यिक प्रोक्ति और व्यावहारिक प्रोक्ति। साहित्यिक प्रोक्ति में कहानी, कविता, लेख, निबंध, यात्रा विवरण, संस्मरण, उपन्यास आदि अनेक है। व्यावहारिक प्रोक्ति में समाचार, वार्तालाप, पोस्टर, सूचना बोर्ड इत्यादि आ जाते हैं। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी जी ने प्रोक्ति के बारे में जो परिभाषा दी है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, तर्कपूर्ण, क्रमयुक्त और आपस में आंतरिक रूप से सुसंबद्ध एकाधिक वाक्यों की ऐसी व्यवस्थित इकाई को प्रोक्ति कहते हैं जो संदर्भ विशेष में अर्थ द्योतन की दृष्टि से पूर्ण हो।
अर्थ द्योतन की दृष्टि से पूर्ण हो, पूर्ण आशय मिले। प्रोक्ति कैसी होनी चाहिए? तर्कपूर्ण, क्रमयुक्त, आपस में आंतरिक संबद्ध वाक्य। तुम कहां जाते हो? कल शनिवार था। यह प्रोक्ति नहीं है, क्योंकि आपस में संबद्ध नहीं है। तुम कहां जाते हो? मैं कोഴിക്കോട് जाता हूं, वो प्रोक्ति है। तो वाक्यों के बीच में संबद्धता होनी चाहिए, तर्कपूर्ण होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, एक से अधिक वाक्य उसमें होनी चाहिए। प्रोक्ति परक विधि की अपनी महत्ता है, अपना महत्व है। क्योंकि देखिए पन्ना संख्या 38 काली तालिका में जो लिखा है प्रोक्ति की विशेषताओं के बारे में, प्रसंगानुसार भाषाई तत्वों को सहज रूप से ग्रहण कर सकता है, यह प्रोक्ति की विशेषता है। अतः प्रोक्ति द्वारा छात्रों को सिखा दे। प्रोक्ति परक विधि भाषा सीखने के लिए आसान विधि है, क्योंकि छात्र प्रसंगानुसार आशय का और अर्थ का, भाषाई शब्दों के अर्थ का ज्ञान उसे स्वाभाविक तरीके से हो जाता है। और लेखन की भिन्न भिन्न शैलियों के बारे में, साहित्य के अनेक शैली है, जैसे हमने पहले कहा, व्यावहारिक प्रोक्ति के अनेक शैली है, जैसे हमने पहले कहा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोक्ति परक विधि अत्यंत उपयुक्त है। भाषाई कौशलों का सम्यक विकास, क्रमानुसार विकास, अर्थात सुनना, बोलना, वाचन करना और लिखना, इसका पर्याप्त मात्रा में विकास प्रोक्ति परक विधि से हो जाती है। छात्रों को दलों में आशय विनिमय करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। छात्रों को दलों में बिठाने के लिए दूसरे छात्र का आशय क्या है वो समझने के लिए एक छात्र को पर्याप्त मात्रा में समय मिलता है, अपने आशय की अभिव्यक्ति के लिए समय मिलता है। इससे क्या गुण होता है कि प्रोक्ति परक विधि का इंप्लीमेंटेशन से सामाजिकता छात्र पर आ जाती है। छात्र एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए सक्षम हो जाता है। नए शब्दों का अर्थ और विराम चिन्हों का प्रयोग, कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप आदि का, और विशेष संदर्भ में प्रयुक्त करने वाले शब्द के विशेष अर्थ आदि से परिचित हो जाता है और उसे उसका प्रयोग करने के लिए छात्र को अवसर भी मिलता है। छात्रों को शब्दों का विशेष प्रयोग, भाषायिक संरचना आदि का ज्ञान हो जाता है। भाषा की एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को, जैसे हिंदी भाषा में, मलयालम में भी ऐसा ही है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं है कि कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया, कालवाचक शब्द, ये इसी संरचना, ये एक संरचना है। केवल यही संरचना नहीं है, अनेकानेक संरचना है भाषा में। इन संरचनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोक्ति परक विधि उपयुक्त है और स्वाभाविक तरीके से भाषा का स्वायत्तीकरण छात्र कर लेता है, भाषा आसानी से सीख लेता है प्रोक्ति परक विधि से।